नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने कमेंट के ऊपर ही पिक किया है। कमेंट्स पर वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि कमेंट्स वाली सीरीज़ अभी कंटिन्यू है। तो अगर आप लोगों के मन में भी किसी तरह का कोई डाउट आ रहा हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप लोग भी कमेंट करके अपना डाउट ईजिली क्लियर यहाँ कर सकते हैं। चलिए, कमेंट में पहले आपको पढ़कर बताता हूँ। कमेंट बहुत ही अच्छा है, हो सकता है काफ़ी लोगों को इस कमेंट से बेनिफिट भी मिले। कमेंट जो मेरे पास आया है, ये सर का नाम तो मेंशन यहाँ नहीं है। इन्होंने कहा है कि ये 50,000 रुपये का लमसम SBI स्मॉल कैप में, 50,000 रुपये का लमसम SBI के कॉन्ट्रा फंड में और 1 लाख रुपए का लमसम SBI के निफ्टी इंडेक्स फंड में ये निवेश कर रहे हैं। तो ये फंड्स कैसे रहेंगे? तो इन तीनों फंड्स को आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे कि तीनों फंड्स लमसम के लिए अगले 10 साल के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और दोस्तों, आने वाले 2 से 3 दिन में आपको एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है वीडियो में, उसके लिए भी आप लोग ज़रूर तैयार रहिएगा। बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है, हो सकता है आप लोगों को काफ़ी पसंद आए। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, लमसम का इन्वेस्टमेंट है इनका, 3 फंड्स इन्होंने लिए हैं। तीनों फंड्स इन्होंने SBI के ही लिए हैं। अब निवेश ये कर चुके हैं, आगे अगर ये और निवेश को बढ़ाना चाहें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी और AMC में भी निवेश ये कर सकते हैं, क्योंकि अब तो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और SBI के फंड्स, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन क्या होता है ना, अगर आप एक ही AMC के फंड्स में निवेश करते जा रहे हैं तो ओवरलैपिंग की संभावनाएँ बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे बैंकिंग में ये निवेश कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश कर रहे हैं या किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोशिश करें थोड़ा सा, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप निवेश कर चुके हैं तो फिलहाल इसको रिव्यू करते हैं कि कैसे ये फंड्स होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा SBI के इंडेक्स फंड के बारे में, जो कि SBI निफ्टी इंडेक्स फंड के नाम से आता है। चलिए, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, यहाँ जो इनका निवेश है वो 1 लाख रुपए का है और ड्यूरेशन सेम है। ड्यूरेशन तीनों फंड्स में जो इन्होंने लमसम कर रहे हैं 10 साल की है। अब SBI जो निफ्टी फंड है, ये निफ्टी 50 कैटेगरी का फंड है। ये जो अपना पैसा है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में टोटली निवेश करता है। अगर आप रिस्क को देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले काफ़ी कम है। एक बेनिफिट आपको यहाँ और मिलेगा, यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो का बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, फंड साइज 7,311 करोड़ रुपए का है और अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ, केवल 0.2% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ देखने को मिलता है। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा, फ्यूचर में आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाते हैं। चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फंड साइज 7,311 करोड़ रुपए का, एक्सपेंस रेशियो केवल 0.2% का। मेन चीज़ है होल्डिंग्स की, पैसे को निवेश कहाँ किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा निवेश किया जाएगा और कहीं नहीं। टॉप 50 कंपनीज काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। थोड़ा सा रिटर्न्स आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले ड्रॉप देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़िया मिलती है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की यहाँ एक तरह से कह लीजिए कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, आप खुद भी समझ सकते हैं, जब बात इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की आ रही है तो रिस्क ऑटोमेटिकली वहाँ कितना है। कंपनी वाइज अगर आप देखना चाहें, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS, ITC, एक्सिस बैंक, SBI, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, NTPC, सभी सुने सुनाए नाम है। सभी बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख रुपए का लमसम है, अगले 10 साल में अच्छे रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। सेक्टर वाइज अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ, सेक्टर वाइज अगर मैं होल्डिंग्स देखूँ किन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस है, तो यहाँ फाइनेंस के सेक्टर पे ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ओवरलैपिंग कितनी हो रही है। फाइनेंस के सेक्टर पे फोकस है, एनर्जी के सेक्टर पे काफ़ी फोकस है इनका, और टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी इन सेक्टर्स में इन्होंने मेन फोकस बनाया हुआ है। अब रिटर्न्स की बात करते हैं लास्ट के
10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 5 ईयर्स में तो लगभग 18% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए थे, लेकिन लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर मैं देखूं तो रिटर्न्स हमें 14.73% के लास्ट के 10 ईयर्स में देखने को मिलते हैं। हालांकि बेंचमार्क से रिटर्न्स थोड़े से यहाँ डाउन हुए हैं, थोड़े से कम हैं, लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा सेफ्टी भी हमें देखने को मिलती है। 14% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अगर 10 साल में मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से कम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी सेफ्टी भी है। आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने अगला फंड लिया हुआ है वो लिया है एसबीआई की तरफ से ही कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड, अब देखिए कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं। कॉन्ट्रा फंड हमेशा अपोजिट निवेश करते हैं मार्केट के। जिस तरह से मार्केट चल रही है, जिन स्टॉक्स में पैसा निवेश करके रिटर्न्स मिल रहे हैं, ये उनमें निवेश ना करके उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनमें आने वाले समय में रिटर्न्स बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अभी रिटर्न्स अच्छे नहीं है, क्योंकि ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो एक रणनीति मार्केट में चल रही है उसके विपरीत निवेश ये करते हैं। ऑपोजिट निवेश की ये नीति को अपनाकर हमेशा चलते हैं, इसीलिए इसका नाम कॉन्ट्रा फंड है। और बाकी इसकी भी होल्डिंग्स वगैरह देखते हैं कैसी है। इसमें जो इनका निवेश है वो 50,000 रुपये का है। 50,000 का निवेश ये यहाँ कर रहे हैं। अब एसबीआई कॉन्ट्रा फंड पर आ जाते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिल रही है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, फंड साइज़ की बात करूं काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। इस फंड के मुकाबले काफ़ी बड़ा फंड साइज़ देखने को मिलेगा। फंड साइज़ है 29,586 करोड़ रुपए का। 29,586 करोड़ रुपए का फंड साइज़ है। काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है। देखिए मैंने कहा था कि यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ केवल 0.2% था, यहाँ 0.63% हमें एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप में 44% पैसा निवेश किया गया है, मिड कैप में 29.25% और स्मॉल कैप में 15.09% पैसा निवेश किया गया है। सेक्टर वाइज अगर आप होल्डिंग्स देखें, फाइनेंशियल सेक्टर में मेन होल्डिंग्स की बात मैं कर रहा हूँ, एनर्जी में और हेल्थ केयर, इन 3 सेक्टर्स पर मेजर फोकस यहाँ किया गया है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। अब 2 सेक्टर्स आपको यहाँ कॉमन दिखाई दे रहे हैं और अभी एक फंड और बाकी है, उसमें भी लमसम इन्होंने किया है, उसकी भी बात मैं करने वाला हूँ। तो ये मेजर सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस ज़्यादा किया गया है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी निवेश है, लेकिन उतना नहीं है। टॉप सेक्टर्स की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रिटर्न्स की बात करूँ, पिछले 10 साल के एक औसत रिटर्न की बात करूं तो वो हमें देखने को मिला है लगभग 22% का। 22% का रिटर्न पिछले 10 साल में इस फंड ने जनरेट किया है। आगे बढ़ते हैं। एक और फंड इन्होंने लिया है, वो लिया है स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड इन दोनों फंड्स के मुकाबले आपको ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलेंगे। ज़्यादा रिस्की फंड हैं थोड़े से। एसबीआई स्मॉल कैप, सीधा आ जाते हैं स्मॉल कैप पर और एसबीआई स्मॉल कैप को देख लेते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है। देखिए अगर मैं सबसे पहले फंड साइज़ की यहाँ बात करूँ, फंड साइज़ हमें देखने को मिलता है 27,760 करोड़ रुपए का। काफ़ी बढ़िया फंड साइज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ 0.67% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए स्मॉल कैप फंड्स क्यों ज़्यादा वोलेटाइल हैं, इसको भी थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझें। अगर ये हमारे पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा उन कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करेगा जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक जाएंगी, यानी कि ज़्यादा निवेश छोटी कंपनियों में किया जाएगा, इसलिए ये फंड थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। लेकिन छोटी कंपनियों में निवेश करने का ये बेनिफिट भी हमें मिलता है कि वहाँ रिटर्न्स की संभावनाएं ज़्यादा होती है। देखिए आप बहुत बड़ी अगर कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी है, तो वहाँ ग्रोथ बहुत धीरे होती है। लेकिन जो नई कंपनियां हैं, नए स्टार्टअप हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन कई बार बंद भी हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिस्की है। लेकिन एक फंड यहाँ इन्होंने पोर्टफोलियो में रखा है, लॉन्ग टाइम तक अगर निवेश करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब एक औसत रिटर्न हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसके भी रिटर्न्स की बात करूँगा, एसबीआई स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल में क्या रिटर्न दिया है, ताकि आपको और भी सही तरीके से चीज़ें क्लियर हो सकें। चलिए होल्डिंग्स की बात करते हैं। स्मॉल कैप में यहाँ 87.34% पैसा निवेश किया गया है।
मिड कैप में 4.79%, लार्ज कैप में निवेश यहाँ कुछ भी नहीं है। सीधा बात करते हैं कि किन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। देखिए फाइनेंशियल इस सेक्टर पर फोकस है, सर्विसेज में फोकस है, और कैपिटल गुड्स इन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस यहाँ किया गया है। अब तीनों फंड्स में देखिए एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी, फाइनेंस का जो सेक्टर है ये तीनों में ही आपको देखने को मिल रहा है। तीनों में ही इस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस यहाँ किया गया है एसबीआई की तरफ से। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे, दूसरी एएमसी पर जाएंगे, तो शायद आपको थोड़ा सा ये जो सेक्टर्स का इन्वेस्टमेंट है ये अलग दिखाई दे। अलग सेक्टर्स में निवेश करने से आपके जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं रिटर्न्स के। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से रिटर्न्स नहीं मिलेगा। अगर फाइनेंस का सेक्टर ग्रो करता है तो तीनों में आपका पैसा फाइनेंस सेक्टर में लगा हुआ है, तो आपको रिटर्न्स बहुत बढ़िया भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी होल्डिंग्स थी। अब रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ एसबीआई स्मॉल कैप के लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 24% के रिटर्न्स इस फंड ने भी बनाकर दिए हैं। 24% के रिटर्न्स पिछले 10 साल में। सबसे ज़्यादा रिस्की है, सबसे ज़्यादा रिटर्न है। उसके बाद कॉन्ट्रा फंड है, 22% के रिटर्न है। सबसे सेफ फंड तीनों में यही है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको लगभग 14% के देखने को मिल रहे हैं। तो जो आपका जो टोटल निवेश है वो 2 लाख रुपए का हो जाता है अगले 10 साल के लिए, अगर आप इसको लमसम कर रहे हैं। देखिए अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं, अब ज़रूरी नहीं है कि जो रिटर्न्स हमें आज यहाँ देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर में भी हमें यही देखने को मिले। फ्यूचर में ये रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, ये रिटर्न्स घट भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ एनर्जी वाले सेक्टर पर काफ़ी फोकस है इस फंड में। अगर मैं आ जाऊँ एनर्जी के सेक्टर में, आने वाले समय में काफ़ी चांसेस हैं ग्रोथ के, तो यहाँ से हमें रिटर्न्स अच्छे जनरेट हमारे हो सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स हमारे बन सकते हैं। देखिए एनर्जी का सेक्टर यहाँ भी है, तो 2 जगह पैसा हमारा एनर्जी वाले सेक्टर में भी जा रहा है। एनर्जी वाले सेक्टर में काफ़ी बूम देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिटर्न्स अगले 10 साल में ठीक ठाक यहाँ बनने की संभावनाएं हैं। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूँगा अगर ये आगे भी पैसा निवेश करते हैं तो एसबीआई को स्विच करके किसी और एएमसी कंपनी को भी ट्राई कीजिए, किसी और में भी आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फंड की मैं बात करूँ आगे को निवेश करना है तो कौन से फंड में निवेश करें, ये एक मिड कैप कैटेगरी के फंड को चूज़ कर सकते हैं। मिड कैप में भी लमसम आप स्टार्ट कीजिए, लमसम कर सकते हैं आप। आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस होगा और आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं अभी रिटर्न्स की बात करूं, आपका जो टोटल निवेश है वो 2 लाख रुपए का बन रहा है। 2 लाख रुपए के निवेश पर देखिए यहाँ 1 लाख है, यहाँ 50 हज़ार है। अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूं कि आने वाले 10 साल में आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, देखिए 24 भी मिल रहा है, 22 भी मिल रहा है और आपको यहाँ 14% भी मिल रहा है। अगर आप इन दोनों का एक औसत निकालें 24 और 22 का, तो आप देखें तो रिटर्न्स 20% से ऊपर के बनते हैं और लगभग आप यहाँ देख रहे हैं 14% के रिटर्न आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो अगर आप तीनों में मिला के एक औसत रिटर्न भी निकालें तो लगभग 17-18% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए रिटर्न्स फिक्स नहीं होते म्यूचुअल फंड में, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप पैसा निवेश म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। अभी SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं और देखते हैं कि कितने रिटर्न्स यहाँ से अगले 10 साल में हमें देखने को मिल सकते हैं। लमसम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। टोटल निवेश 2 लाख का है हमारा, 2 लाख। रिटर्न्स अगर पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में हमें 16% के रिटर्न भी मिल जाते हैं, अगले 10 साल का हमारा निवेश है, कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 8,82,000 रुपए की हमें देखने को मिल सकती है। रिटर्न्स मैंने कितने रखे हैं यहाँ, 16% के रिटर्न्स मैं लेकर चला हूँ। ऐसा हो सकता है कि रिटर्न्स आपके कम भी हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न्स आपके बढ़ जाएं, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएशन हमें काफ़ी देखने को मिलता है। देखिए स्टॉक मार्केट में आप खुद भी देखते हैं, कभी किसी शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, तो एक ग्राफ वहाँ चलता है अप डाउन का, ठीक उसका औसत आप मानकर चलिए, आपको यहाँ देखने को मिलता है रिटर्न्स में। तो अगर आपका किसी सेक्टर में पैसा, जैसे फाइनेंस के सेक्टर में ज़्यादा निवेश है, तीनों फंड्स में फाइनेंस के सेक्टर में पैसा हमारा जा रहा है, ये सेक्टर अगर किसी वजह से गिरता है तो हमारे रिटर्न्स भी गिरेंगे। अब अगले 10 साल में ये सेक्टर्स अगर उठते हैं तो आपके रिटर्न्स बहुत बढ़िया बूम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक औसत रिटर्न मैंने 16% के यहाँ रखे हैं
उससे आपके 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर लगभग 8,82,000 तक जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।